नमस्कार दोस्तों। साल था 1975। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं और अगले 2 सालों के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ढेरों अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है और इतिहास के इस हिस्से को एक काला धब्बा माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी पर। लेकिन एग्जैक्टली क्या रीजन था इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे? क्यों इसे किया गया और क्यों इसे इतना खौफनाक माना जाता है? आज के इस हिस्ट्री के वीडियो में आइए इस इवेंट को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी दोस्तों कि 1975 पहली बार नहीं था कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई हो। इससे पहले 1962 की इंडो चाइना वॉर में और 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी। हालांकि 1975 वाली इमरजेंसी इन दोनों से काफी अलग थी, क्योंकि उसके पीछे कोई एक लड़ाई या कोई एक रीजन नहीं था, बल्कि कई सारी घटनाएं हुई थी, कई सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे जिनका आउटकम ये 1975 की इमरजेंसी निकली थी। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एक्चुअली में 1969 में शुरू होते हैं, जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी और चौथा 5 साल का प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। 1969 में कांग्रेस पार्टी डिसाइड्स करती है। इमेजिन कीजिए, आप किसी कंपनी के मालिक हैं या फिर किसी कंपनी में आपने शेयर्स खरीद रखे हैं और कल को सरकार कहती है कि कल से ये कंपनी सरकार के हाथों चली गई तो आपके तो सारे पैसे गए। ऑब्वियसली आप खुश नहीं होंगे इस डिसीजन से। तो बहुत से बिजनेसमैन जैसे कि जेआरडी, टाटा और इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स इस नेशनलाइजेशन के डिसीजन को अपोज करते हैं। 18 जुलाई 1969 को डिसीजन लिया जाता है सरकार के द्वारा कि इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया जाएगा। लेकिन सरकार जल्दी रियलाइज करती है कि पार्लियामेंट सेशन 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को 20 को छोड़ने वाले हैं। तो ऑर्डिनेंस को बड़ी जल्दी में बनाया जाता है और ऑलमोस्ट ओवरनाइट प्रेसिडेंट के द्वारा इससे साइन कराया जाता है पार्लियामेंट सेशन से पहले। तो क्लियरली आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी इस पॉलिसी को कितना इंपॉर्टेंट समझती थी देश के लिए। इंदिरा गांधी की तरफ से जस्टिफिकेशन यह थी कि अगर इन बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा तो ये बैंक्स देश के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं और देश के गरीब से गरीब नागरिक को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि एक फॉर प्रॉफिट कंपनी शायद कभी ना करे, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट की सोचती है। बेसिकली सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म वाली बात है, उन दोनों के जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, बैंक्स के शेयर होल्डर्स तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे ऐसे डिसीजन से। तो उस टाइम पर एक बैंक था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके एक शेयर होल्डर्स थे आरसी कूपर नाम से। वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं इस डिसीजन को लेकर और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें छोटी सी जीत हासिल होती है। कोर्ट डिक्लेयर करता है कि यह जो लॉ है सरकार ने बनाया है, यह डिस्क्रिमिनेट करता है इन 14 बैंकों के खिलाफ जिन्हें नेशनलाइज किया जा रहा है और ये शेयर होल्डर्स के लिए काफी अनफेयर है। तो सरकार की ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा और यहाँ से शुरू होती है दोस्तों इंदिरा गांधी सरकार वर्सेस कोर्ट्स की बैटल। एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है एक डेमोक्रेसी में हमारे देश में लेजिस्लेटिव या जुडिशरी कौन ज्यादा पावरफुल है, या फिर आपके हिसाब से कौन ज्यादा पावरफुल होना चाहिए? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ जरा। अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन इस कॉन्फ्लिक्ट को जीतेगा? इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है दोस्तों, क्योंकि थ्रू आउट द हिस्ट्री दोनों ने कोशिश करी है एक दूसरे को ओवर पावर करने की, और कई बारी बड़े ही अनबिलीवेबल तरीकों से। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंदिरा गांधी सरकार की तो अगले साल ही इनकी सरकार एक नया अमेंडमेंट लेकर आई कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस अमेंडमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रिवर्स कर दिया। इसके कुछ सालों बाद ही एक और सिमिलर केस हुआ इंदिरा गांधी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में प्रिवी पर्स को लेकर। प्रिवी पर्स दोस्तों एक पेमेंट हुआ करती थी जो रॉयल फैमिलीज को दी जाती थी प्रिंसली स्टेट्स की इंडिया में। एक टाइम पर यह हुआ करती थी क्योंकि सरकार ने जब सारी प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया था इंडिया बनाने के लिए 1947 में, तब ये कंडीशन रखी गई थी
कि उनकी रूलिंग फैमिलीज को कुछ पेमेंट दी जाएगी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इंदिरा गांधी को ये पेमेंट्स पसंद नहीं आई, तो इनकी सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया प्रिवी पर्स को खत्म करने के लिए। लेकिन ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोक्लेमेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। और इसके बाद आप गैस कर ही सकते हैं क्या हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार ने एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड किया, जिसमें क्लियरली कहा गया कि प्रिवी पर्स को हटा दिया जाएगा रूलिंग फैमिलीज के लिए, और कोर्ट की जो जजमेंट थी इसे रिवर्स कर दिया गया। ये 1971 में हुआ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फन फैक्ट इस चीज को लेकर, उस वक्त की जो रॉयल फैमिलीज थी वो ऑब्वियसली इस डिसीजन से काफी नाराज थी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करने की सोची इस डिसीजन के अगेंस्ट इलेक्शंस लड़कर। नवाब ऑफ पटौदी थे उस वक्त मंसूर अली खान पटौदी, जो कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के पापा थे। वो गुड़गांव से इलेक्शंस लड़े, लेकिन उन्हें 5% वोट्स भी नहीं मिल पाए। लेकिन दूसरी तरफ एक और रॉयल फैमिली विजया राजिया सिंधिया और उनके बेटे मधव राव सिंधिया ने इलेक्शंस लड़ी, और उन्होंने 1971 की इलेक्शंस जीत भी ली। और आप देखेंगे कि सिंधिया फैमिली आज तक भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व्ड है। कोर्ट वर्सेस सरकार की बैटल्स को मैं आपको इसलिए बताने लग रहा हूँ क्योंकि यही छोटे बड़े इवेंट्स थे जिन्होंने फाइनली इन्फ्लुएंस किया इमरजेंसी डिक्लेयर करने के डिसीजन को 1971 के समय में आते हैं। ये वो साल था जब इंदिरा गांधी दोबारा से इलेक्शंस जीत जाती हैं और इस बारी बड़ी ही डोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर बनती है। इनके अंडर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, और कहा जाता है कि जो अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स थे और कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इंदिरा गांधी यह देखकर सिलेक्ट कर रही थी कौन उनके ज्यादा करीब था। एक ऐसा आरोप जो कि आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगाया जाता है कि जो अलग अलग बीजेपी के स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बेसिकली पपेट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। उनके पास ज्यादा पावर नहीं दी जाती है, और प्रधानमंत्री यह देखकर उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि कौन उनके ज्यादा करीब है। 1971 वो साल ही था दोस्तों जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया एक बुरा असर देखने को मिला। इन्फ्लेशन बढ़ी, जो एसेंशियल कमोडिटीज थे उनके प्राइसेस बड़ी तेजी से बढ़े। एट द सेम टाइम कांग्रेस पार्टी इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि उसके अंदर करप्शन देखने को मिल रहा था। इंदिरा गांधी के खुद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पॉइंट आउट किया था इस चीज को। स्टेट गवर्नमेंट्स में करप्शन की और भी बुरी हालत थी। 1974 में गुजरात के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे चीमन भाई पटेल। उनका एक बड़ा घोटाला सामने आया कि उन्हें चीमन चोर करके बुलाया जाने लगा गुजरात में। सड़कों पर आकर नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, बसें जलाई गई, दुकानों को लूटा गया और पुलिस पर हमला किया गया। इसे नवनिर्माण मूवमेंट का नाम दिया जाता है। गुजरात की जनता की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि उस वक्त की स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए। इंदिरा गांधी के पास कोई चॉइस नहीं बची थी, तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। इससे एक साल पहले 1973 में एक भयानक ऑयल क्राइसिस देखने को मिलती है दुनिया में, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस 1974 तक 300% बढ़ जाते हैं। एक बार फिर से आम आदमी की पॉकेट पर असर पड़ता है और इन्फ्लेशन और प्राइस राइज भयानक तरीके से देखने को मिलता है। सेम ईयर गुजरात की ही तरह बिहार में भी एक मूवमेंट की शुरुआत होती है स्टूडेंट्स के द्वारा, जिसे लीड किया जाता है P. नारायण के द्वारा। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किए जाते हैं, कांग्रेस सरकार की करप्शन की अगेंस्ट, और डिमांड करी जाती है कि बिहार की सरकार को भी डिसॉल्व कर दिया जाए। इसके अलावा एक और लीडर जॉर्ज फर्नांडिस 3 दिन की रेलवे स्ट्राइक करवाते हैं, रेलवे वर्कर्स के लिए बेटर वर्किंग कंडीशंस और बेटर सैलरी डिमांड करने के लिए। 17 लाख से ज्यादा वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं, और ये उस वक्त के लिए दुनिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्राइक बन जाती है। पूरा राशन, पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है।
ये कुछ नारे थे जो उन प्रोटेस्ट में उठाए जा रहे थे। एक साल गुजर जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी नरम नहीं पड़ती। गुजरात में जैसे उन्होंने प्रोटेस्ट के प्रेशर में आकर स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया था, वो ऐसा बिहार में नहीं करती। इनफैक्ट वो कहती हैं कि ये जो मूवमेंट्स हैं, ये डेमोक्रेसी को खत्म करने लग रहे हैं। ये फॉरेन फंडेड एंटी नेशनल मूवमेंट्स हैं। लेकिन प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, तो कांस्टेंट स्ट्राइक्स, भयंकर इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, जबरदस्त प्रोटेस्ट और करप्शन की एलिगेशंस। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी देश की 1975 में। मानो इतना सब काफी नहीं था कि मार्च 1975 में इंदिरा गांधी को एक और बड़ा झटका लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। असल में बात यह थी कि पिछले 2 सालों से इंदिरा गांधी के खिलाफ एक केस चलने लग रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इस केस को फाइल किया गया था एक सोशलिस्ट इलेक्शन कैंडिडेट राज नारायण के द्वारा, जो इलेक्शंस में खड़े हुए थे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट 1971 की इलेक्शंस में सेम सीट से। रायबरेली की सीट थी उत्तर प्रदेश में। वैसे राज नारायण एक इंडियन फ्रीडम फाइटर भी थे, लेकिन इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इस केस के लिए ये पॉपुलरली जाने जाते हैं। राज नारायण ने सीधा आरोप लगाया इंदिरा गांधी पर कि उन्होंने अपनी इलेक्शन की सीट अनफेयर तरीकों से जीती है। उन्होंने बैलेट्स को मैनिपुलेट किया है। 14 क्राइम्स रिपोर्ट किए गए इंदिरा गांधी के खिलाफ, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि उन्हें सिर्फ 2 क्राइम्स के लिए गिल्टी ठहराया गया कोर्ट के द्वारा। पहला क्राइम था कि उन्होंने यूपी सरकार का इस्तेमाल करके एक बड़ा ऊंचा सा स्टेज बनाया था अपने इलेक्शन के भाषण देने के लिए। और दूसरा क्राइम था कि उन्हें की इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर रहे थे इवन एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, जो कि गलत था। सिर्फ इन 2 क्राइम्स की वजह से कोर्ट ने इंदिरा गांधी की लोकसभा सीट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और इंदिरा गांधी को लोकसभा से हटा दिया गया। उस वक्त अखबारों में छपा कि ये जो डिसीजन है कोर्ट का, ये बेसिकली ऐसा था कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी कुर्सी से हटा दिया गया, एक ट्रैफिक टिकट की वायोलेशन की वजह से। बेसिकली वो कह रहे थे कि ये जो गुनाह था वो काफी छोटा था और जो उसका कॉन्सिक्वेंस था वो बहुत बड़ा था। तो क्योंकि ये डिसीजन इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया था, इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई इस जजमेंट की अगेंस्ट अपील करने के लिए। ऑपोजिशन ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और वो सड़क पर उतर गए, डिमांड करने लगे कि करप्ट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। मोरारजी देसाई ने कहा, अब एक मूवमेंट की शुरुआत हो रही है कांग्रेस के अगेंस्ट जो डू और डाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन था वो 12 जून 1975 को आया था और 24 जून के बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था दोस्त। इंदिरा गांधी की अपील इस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई और जजेस ने कहा कि उनकी सारी प्रिविलेजेस छीनी जा सकती है। वो वोट नहीं कर सकती, इलेक्शंस में नहीं खड़ी हो सकती अगले 6 सालों के लिए, लेकिन अगली हियरिंग तक वो प्राइम मिनिस्टर जरूर बनी रह सकती है। कोर्ट के कहने के बाद सड़कों पर हल्ला मच गया। ऑपोजिशन की तरफ से प्रोटेस्ट की जो इंटेंसिटी थी वो और भी बढ़ गई। कुछ कांग्रेस की लीडर्स भी सड़कों पर उतर गए इंदिरा गांधी के फेवर में प्रोटेस्ट करने के लिए। जो अगेंस्ट में रैलीज निकाली जा रही थी इंदिरा गांधी के, उनमें से एक रैली जेपी नारायण के द्वारा निकाली गई थी। उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि वो बाहर निकले प्रोटेस्ट करने के लिए। उन्होंने जनता से कहा कि वो पुलिस की सुनना बंद करे और उन्होंने पुलिस से कहा और आर्म्ड फोर्सेस से कहा, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स से कहा कि वो सरकार के ऑर्डर्स को सीधा रिफ्यूज करते हैं। ये एक तरीके का सिविल डिसोबीडियंस था, लेकिन ये सुनकर आपके दिमाग में कोई और शब्द भी आता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 देखोगे दोस्तों, तो उसमें लिखा गया है कि एन इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ इंडियाज सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रिबेलियन। मतलब इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है 3 कारणों से। पहला कारण है अगर इंडिया किसी देश के साथ जंग पर जाए।
दूसरा कारण है एक्सटर्नल अग्रेशन, अगर इंडिया पर हमला किया जाए किसी और दूसरे देश के द्वारा। और तीसरा कारण है कि देश के अंदर कोई रिबेलियन हो रही हो। तो पिछली 2 इमरजेंसीज जो डिक्लेयर करी गई थी इंडिया में, वो वॉर के रीजन को लेकर करी गई थी। अब ये जो 1975 की इमरजेंसी थी, इसमें इंटरनल रिबेलियन का रीजन लिया गया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी अपने कुछ मिनिस्टर से कंसल्ट करती हैं और उनके एडवाइस पर एक रिटन नोट भेजती हैं, उस वक्त के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को रिक्वेस्ट करते हुए कि वो देश में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे इस तीसरे इंटरनल रिबेलियन के रीजन को लेकर, और वो ऐसा कर देते हैं 25 जून की रात को। कुछ ही घंटे के अंदर अंदर ढेरों ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग मोरारजी देसाई, जेपी नारायण, एलके आडवाणी और चरण सिंह। सरकार पावर सप्लाई कट कर देती है न्यूज़पेपर ऑफिसेज की दिल्ली में सेम रात को, ताकि अगले दिन कोई भी न्यूज़पेपर न प्रिंट हो सके। और अगली सुबह रेडियो पर अनाउंसमेंट करी जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तो एक्चुअली में रूट कॉजेज और कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन एक तो ये हाई कोर्ट की जजमेंट थी जो इंदिरा गांधी की सीट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, और दूसरा जेपी नारायण के जो नारे थे, ये बेसिकली ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं, जिसकी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाती है। या फिर कह लो इंदिरा गांधी के लिए एज एन एक्सक्यूज बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो जस्टिफाई करती हैं कि उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करी। वैसे अगर आपको दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक पसंद आ रहा है, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा मेरा स्पॉटिफाई पर महाभारत पॉडकास्ट चेक आउट कीजिए। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसे ही सिमिलर टॉपिक्स पर मैं वहां पर पॉडकास्ट बनाता हूं। अगले 2 सालों में जो होता है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इस समय को डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी करके बुलाया जाता है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है, और जो लोग प्रोटेस्ट जारी रखते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। 1 लाख से ज्यादा इनोसेंट लोगों को अरेस्ट किया जाता है। कई ऑपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट्स इस समय में अंडरग्राउंड चले जाते हैं। इलेक्शंस डिले हो जाती है। आरएसएस और जमात ए इस्लामी जैसी कई ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया जाता है। कई कम्युनिस्ट लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। इनफैक्ट कई कांग्रेस लीडर्स जो इमरजेंसी के अगेंस्ट बोल रहे थे और जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे, उन्हें भी पार्टी पोजीशन से रिजाइन करवा दिया जाता है। उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। एक और भयानक चीज जो इस समय में देखने को मिलती है वो है नसबंदी, मैस स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, जिसे इनिशिएट किया जाता है इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के द्वारा। देश की पॉपुलेशन को कम करने के लिए सरकार जबरदस्ती कुछ आदमियों को बड़े ही अनसेफ तरीके से स्टेरिलाइज करती है। इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि कुछ लोगों की राय में देश में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान सारी ट्रेन्स हमेशा टाइम पर आती थी, सारे लोग बड़े टाइम पर काम करते थे और सारे बिजनेसेस बड़े एफिशिएंटली चलते थे। इसके पीछे शायद से एक बड़ा सिंपल सा रीजन है। जो लोग इमरजेंसी के टाइम में रहे थे, उन्होंने इमरजेंसी के पिछले कुछ साल भी एक्सपीरियंस किए थे। वो समय, जैसा मैंने बताया, इन्फ्लेशन की बुरी हालत थी, रेगुलर प्रोटेस्ट्स देखने को मिलते थे, स्ट्राइक्स देखने को मिलती थी रेलवेज में। तो ऑब्वियसली जब इमरजेंसी का टाइम आया, सारे प्रोटेस्ट्स और सारी मूवमेंट्स को बंद करा गया, कोई स्ट्राइक नहीं हुई, सारी ट्रेन्स टाइम पर आई और इंडस्ट्रीज भी एफिशिएंटली चलने लगी। यही रीजन है कि कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स जैसे कि JRD टाटा ने पॉजिटिव कमेंट्स दिए थे इमरजेंसी को लेकर। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ओपिनियन बदल लिया था इस चीज को लेकर। The 21st of March 1977 में इमरजेंसी को फाइनली कॉल ऑफ कर दिया जाता है और इलेक्शंस बुलाए जाते हैं। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों अपनी सीटों पे हार जाते हैं और जनता पार्टी पहली बार पावर में आती है। ये पहली बार है कि कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी ने सरकार बनाई है इंडिया में। हालांकि वो अलग कहानी है कि ये सरकार ज्यादा दिन टिकती नहीं है,
और 1980 में दोबारा से इलेक्शंस बुलाए जाते हैं और 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा से पावर में आ जाती है। लेकिन इस बार फर्क ये है कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज काफी बदल जाती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।